हाय गाइस, तो मेरे घर में अभी सोलर प्लांट लग चुका है। तो मैंने अभी 5.6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया। तो आप जैसे जानते हैं दिन ब दिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे घर का जो कनेक्शन है स्पेशली गर्मियों में वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो जाता है। तो उस सब को झंझट को दूर करते हुए दोस्तों मैंने अपने घर पे सोच लिया कि अब सोलर प्लांट लगा ही लेना चाहिए। तो इस सब वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पूरा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, कैसे मैंने वेंडर सेलेक्ट किया, कैसे मैंने जो प्लेट्स है, इन्वर्टर है, जो पूरा जो प्रोसेस है पूरा दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर सोलर प्लांट लगाने का सोच रहे हैं दोस्तों तो आप इसमें इस वीडियो को आप लेके उसमें मैं जो जो आपको बात बताऊँ उस बात को आप नोट कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप अपना सोलर प्लांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं सोलर प्लांट के दो कैटेगरी आते हैं। एक तो आता है सब्सिडी पैनल जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और कई राज्यों में आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी मिलती है, और दूसरा होता है नॉन सब्सिडी वाला। इसके अंदर आपको दोस्तों कोई सब्सिडी नहीं मिलता। अगर आप सब्सिडी के लिए जा रहे हैं तो आपको पीएम सूर्य घर है वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता दूं कैसे आपको स्टेप करना है। अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मेरे को सोलर प्लांट लगाना है तो फिर सबसे पहला सवाल आता है वो कितने किलोवाट का लगाना है। यूजुअली अगर आपकी छोटी फैमिली है, एक घर में एक एसी है और ज्यादा कुछ इतना लाइट चलता नहीं है, आपका मंथली बिल आप 3,000 के आसपास आता है, तो आप 3 किलोवाट में जा सकते हैं। वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपके घर में अगर 2-3 एसी है और आपका बिल 4-5 हजार के आसपास जाता है तो दोस्तों 5 किलोवाट का लगाना बेहतर है। तो आप अपने बिल की रीडिंग देखिए, आप जो भी आप बिल देखेंगे उसमें आपका पूरा मंथली का जो भी आपका एवरेज है वो निकालिए। उसके बेसिस पे आप अपना सोलर प्लांट का जो कैपेसिटी है डिसाइड करिए। आपको जानना है फ्यूचर का थोड़ा सोच के चलना है कि अगर आपके भले आपके घर में अभी आप सोचे एक ही एसी है, लेकिन आप प्लान करेंगे एक साल बाद या 1.5 साल बाद आप दूसरा एसी भी लगाने की सोचे या फिर ईवी लाने की सोचे, तो उस चीज को ध्यान रखिए। उसके हिसाब से आपको प्लांट डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे घर में 2 एसी लगे हुए थे। हालांकि मेरा बिल कम ही आता था क्योंकि जो एसी होता है गर्मियों में चलता था, वो भी कुछ पर्टिकुलर महीनों में चलता था। लेकिन मैंने लगा लिया क्योंकि मैं सोच रहा था कि गैस का जो सिलेंडर है वो भी मैं इंडक्शन पे स्विच हो जाऊँ, यानी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक पे स्विच हो जाऊँ। और क्या पता फ्यूचर में कोई ईवी भी लानी पड़े। हालांकि अभी कोई मैं ईवी लाने का प्लान नहीं है, लेकिन मैंने फ्यूचर के हिसाब से मैंने 5 किलोवाट का लगा लिया। चलो ये बेहतर रहेगा। तो सबसे पहली स्टेप है, अगर आप सोचे सब्सिडी वाला लगाना है, अगर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक लगा रहे तो दोस्तों सब्सिडी भी चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और कई सारे आप स्टेट में एक्स्ट्रा सब्सिडी भी मिल रही है। तो सेंटर की तरफ से 78,000 की सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा कई सारे स्टेट वो अलग से सब्सिडी दे रहे हैं। तो आप बेटर है कि आप सब्सिडी भी जाओ 5 किलोवाट तक के पैनल में। तो सबसे पहले आपको जानना है दोस्तों पीएम सूर्य घर पे, वहां पे आपको सबसे पहले सर्च करना है वेंडर। आप अपना स्टेट डालेंगे, अपनी सिटी डालेंगे और फिर आप वेंडर सर्च करेंगे। तो वेंडर में दोस्तों जो आपकी लिस्ट आएगी तो वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में आएगी, यानी जो सबसे ज्यादा जिसने सोलर प्लांट आपके सिटी में जो इंस्टॉल किया उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। और उससे कम ऐसे लिस्ट होती रहेगी। तो आप अपनी लिस्ट बना लीजिए और कई सारे वेंडर के नाम भी आगे पर्टिकुलर आपका ब्रांड का नाम भी लिखा रहेगा कि ये वेंडर है ये सिर्फ टाटा पैनल लगाता, ये वेंडर है तो ये वाली की पैनल लगाता, ये वेंडर है तो अडानी की पैनल लगाता। तो ऐसे नाम भी आएंगे। 3-4 वेंडर सेलेक्ट करिए और क्या सीधे इनके पहुंच जाइए इनके ऑफिस पे। अगर आप इनको फोन करेंगे तो ये आपको बोलेंगे कि सर आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपके घर पे आते हैं फ्री में कंसल्ट फ्री में आपकी पूरी जो आपको घर का सर्वे करेंगे और आप उसके बेसिस पे आपको दे देंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी कोटेशन होगा वो आपको दे देंगे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप सीधे वेंडर के ऑफिस पहुंच जाइए। क्योंकि वेंडर के ऑफिस जाके पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पर मालूम पड़ेगा कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा प्लांट को सेटअप करने का तरीका क्या क्या है, क्या क्या वो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, वो सारी आपको दोस्तों मिल जाएगा। आप वेंडर से पूछ भी सकते हैं कि आपने अभी रिसेंट में जो भी लगाया है प्लांट आप उसको मुझे दिखा दीजिए, तो वो वेंडर आपको दिखा भी देगा। तो मैंने 2-3 सिलेक्ट करे। तो मैंने जो सबसे टॉप वाला था तो उस पे वही जाने की सोचा कि वो उसने मेरे को जो रिक्वायरमेंट थी उसने सब में हाँ कर दिया। उसमें कहीं भी ना नकुन नहीं करा कि मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैंने मांगा कि मुझे ये पैनल चाहिए तो बोला हाँ मैं आपको दे दूंगा, ये इन्वर्टर चाहिए हाँ दे दूंगा, ये स्ट्रक्चर चाहिए हाँ दे दूंगा। उसने जो मेरे रिक्वायरमेंट मैंने उसको दी थी उसने मान ली थी। और मैंने दूसरे वेंडर के पास भी गया था तो वो नाटक करता कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम यही लगाएंगे, हम स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का करेंगे। तो वो उनका क्या फिक्स था। तो उस हिसाब से मैंने अपना वेंडर सेलेक्ट कर लिया। तो वेंडर के पास जाइए तो वेंडर वाला आपका फिर घर पे आएगा, आपका एक बार छत का मुआयना कर लेगा कि ये आप अगर 5 किलोवाट का आप लगा रहे हो तो अब तक बड़ी आपकी छत है कि भी नहीं है। तो उसके हिसाब से वो आपको दोस्तों कोटेशन दे देगा। तो आपको कोटेशन में दोस्तों सबसे पहले अब आप कोटेशन में आपको क्या क्या देखना है। तो आपको
मैं आपको बता दूं, पैनल्स में आपको सोलर पैनल में आपको जाने हैं तो एन टाइप के टॉप मोस्ट पैनल्स में जाना है। ये ड्यूल साइड में पैनल्स हो गए और अभी सबसे बेहतरीन यही पैनल्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इसमें दोस्तों आपको जानना है कि 600 वाट से प्लस ऊपर जाना है। मैंने जो अपने पैनल लगाया वो 625 वाट के लगा है, अडानी टॉपकॉन के पैनल है। इसमें 700 वाट के पैनल भी आता है, लेकिन हालांकि जब मैंने इसको लगाया था तब 700 वाट के पैनल स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं थे। मैंने सब जगह पता करा, लेकिन वो कोई भी 700 वाट के पैनल प्रोवाइड कर नहीं रहा था। 625 का मैक्सिमम मिला, और ये भी 625 इसी वेंडर के पास मिला। दूसरे वेंडर तो इससे भी कम लगाने वाले थे, वो 500 के अंदर या फिर 600 के आसपास कुछ लगाते थे। तो ये चीज ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा वाट का होगा उतनी आपकी छत की जो रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को अडानी का पैनल चाहिए टॉपकॉन के 625 के, तो उसने हाँ बोल दिया। और मैंने जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो स्ट्रक्चर नॉर्मली यहाँ पे जितने भी वेंडर है वो दोस्तों पाइप टाइप स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो पाइप टाइप स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है, वो अंदर से जंग खा जाता है। आपको बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर जो पानी जाता रहता है वो अंदर से जंग खा जाते हैं, और आपको जंग पता भी नहीं लगता है, तो आपको उसको ट्रीट भी नहीं कर पाते। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को सी सेक्शन चाहिए। सी सेक्शन में क्या आप चारों तरफ से आप उसको देख सकते हो, और अगर आपको ये लग रहा है कि भी जंग वगैरह आ रहा हो तो आप उसको आप उसी टाइम ट्रीट कर सकते हो। और सी टाइप का जो चैनल होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रक्चर पूरा होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला था कि मुझे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नट बोल्ट पे चाहिए, मुझे कहीं भी वेल्डिंग नहीं चाहिए। तो वो भी उनके लिए उन्होंने हाँ बोल दी। तो इन सबको दोस्तों देखिए, वो जो पैनल्स का जो इन्वर्टर होता है वो मैंने ग्रोवाट का चूज किया था, कि ग्रोवाट का जो अच्छी कंपनी है वो ये ग्रोवाट कंपनी दोस्तों खाली इन्वर्टर्स ही बनाती है। यानी आप उसी कंपनी में जाइए जो खाली इन्वर्टर्स बनाते हैं। अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है कि जितनी भी टॉम डिक हैरी जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो बैटरीज में हो या किसी और कंपनी में हो, वो सबकी सब दोस्तों इन्वर्टर बनाने लगी। जैसे मैं आपको बता दूं, एंकर होगी, एंकर जो बहुत पॉपुलर कंपनी है जिसमें स्विचेस वगैरह इसके आते हैं, वो भी दोस्तों सोलर इन्वर्टर बनाने लगी है। तो वो खुद नहीं बना रहे, वो किसी ओईएम को दे रहे हो, ओईएम उनके लिए बना के दे रहा है। तो इसमें मत जाइए, आप उसी कंपनी के साथ जाइए जिसका मेन कोर बिजनेस ही इन्वर्टर बनाना हो। तो उसके इन्वर्टर हमेशा दोस्तों काफी बेहतरीन होंगे। तो मैंने 2-3 पता करे थे कि ग्रोवाट था, सोलर एज था, तो मैंने ग्रोवाट के साथ जाने का डिसाइड किया कि ग्रोवाट में 5 किलोवाट का इन्वर्टर अवेलेबल था। सोलर एज में शायद वही इन्वर्टर 5 किलोवाट में नहीं आता था, 6 किलोवाट में आता था। तो मैं आपको नाम दे दूंगा, इन ब्रांड्स के आप इन्वर्टर पे जा सकते हैं। तो इन्वर्टर भी सिलेक्ट हो गया, स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो गया, पैनल सिलेक्ट हो गया। उसके हिसाब से मेरे वेंडर ने मुझे कोटेशन दे दिया। मैंने जो प्लांट लगाया उदयपुर राजस्थान में लगाया, तो मुझे यहाँ पे जो वेंडर ने मुझे कॉस्ट जो उसको दी थी वो 2,80,000 रुपये दी थी। 5.6 किलोवाट 2,80,000, और प्लस जो सब्सिडी होगी सेंटर की वो बाद में मुझे इसमें मिल जाएगी। और स्टेट की सब्सिडी अभी तक, हालांकि 17,000 रुपये राजस्थान में सेंटर स्टेट की सब्सिडी भी है, लेकिन मुझे सेंटर की सब्सिडी तो आ गई है, स्टेट की अभी तक मेरे पास आई नहीं है। तो स्टेट का अभी तक वेंडर ने भी बोला है कि आ भी जाएगी नहीं भी आएगी, क्योंकि उनको भी कंफर्म नहीं है कि स्टेट की जो सब्सिडी है वो अभी अभी लॉन्च हुई है। तो मैंने हमारे वेंडर के साथ बात होगी, तो वेंडर ने फिर आपका लाइट का बिल लिया। और एक चीज दोस्तों, एक और बात है, आपका जो लाइट का बिल है तो ध्यान रखिए, जो लाइट का बिल है उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके सारे नाम और दस्तावेज वगैरह वो सब के सब सही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो गया अगर दादा के नाम पे हो, दादा वो एक्सपायर हो गए हो, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि आपको सब्सिडी जो होगी, जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसी के बैंक अकाउंट में सब्सिडी आएगी। अगर आपके दादा नाना के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा और पता पड़ा कि वो आप एक्सपायर हो चुके हैं और आपने उसको ट्रांसफर ही नहीं किया है, तो फिर आप सब्सिडी के अंदर ही आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए। मेरे केस में मेरे पापा के नाम पे था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उनका बैंक अकाउंट भी था, सब कुछ था, तो इजीली हो गया। और पीएम सूर्यघर में एक और फायदा है दोस्तों कि आपको लोन इजीली मिल जाता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएम सूर्यघर में कोई इजीली दिक्कत नहीं होती, इजीली आपको लोन मिल जाता है। मैंने एसबीआई से लोन कराया, 6% के किस्त में आपको वो 2 लाख तक मैक्सिमम आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारा काम मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरे को तो खाली वेंडर को जब आप बोल जाए कि हाँ आप लगा दीजिए, तो वेंडर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेगा और जिसके नाम पे बिल है उसका कैंसिल चेक लेगा, आधार कार्ड लेगा, उन सबकी फोटोकॉपी करके ले जाएगा, और फिर वो पीएम सूर्यघर पे वो खुद ही रजिस्टर करेगा। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी बताना है, और सब चीज वही अप्लाई करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। आपको एक बार ओटीपी पूछेगा, लोन के लिए भी वो खुद ही अप्लाई करेगा, आपकी लोकेशन वगैरह सब कुछ वो अप्लाई करके दे देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पूरा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है।
तो अगर आप लोन लगा रहे हैं तो आप मान के चलिए 10 दिन आपके लोन में जाएंगे अप्रूव होने में। मेरा अच्छे आज मैंने अप्लाई किया, इसमें आपको बता देता हूँ, वो टाइम पीरियड के साथ बता रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया दोस्तों 14 जनवरी 2026 को। 2026 को वेंडर ने मेरा एप्लीकेशन रजिस्टर करा था और वेंडर सेलेक्ट कर लिया उसने, और जो भी उसने एग्रीमेंट वगैरह होता है वो सब कुछ अप्लाई करके उसने सबमिट कर दिया। उसी में उसने लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया। सब कुछ ये दोस्तों पीएम सूर्यघर पोर्टल से हो जाता, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या होता है, जब आपका जैसे अप्लाई कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, एसबीआई के पास लोन रिक्वेस्ट चली जाती है। आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उस बैंक के हिसाब से आपको वो देना पड़ेगा, तो उस बैंक के पास ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। और वेंडर जो भी फाइल वगैरह बनाएगा वो सारा का सारा काम वेंडर को ही करना है। आपको बस ये करना है कि आपको 500 रुपये का एक स्टाम्प है वो देना है बस। उसके अलावा जो भी आपका फाइल प्रोसेसिंग करना, बैंक के अंदर फाइल पहुंचाना, वो सारा काम वेंडर करेगा। वेंडर आपका बैंक के पास जाएगा, फाइल अप्लाई करेगा, फिर बैंक की तरफ से कोई आपके घर पे आएगा, वो घर पे आके आपकी छत देखेगा, वहां की फोटो लेगा। और इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन आप मान के चलिए। लोन होता है 2 पार्ट में अप्लाई होता है। जैसे मैंने 2 लाख का अप्लाई किया था तो 1,40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक ने दे दी, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एक बार आपका सोलर प्लांट लग जाता है वो उसके सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके बाद जाती है। और ये जो भी लोन का अमाउंट होगा सीधा वेंडर के खाते में जाएगा, या आपके खाते में नहीं आएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखिएगा। तो 10 दिन हो गए, तो 10-12 दिन मेरे इसमें निकल गए। उसके बाद मैंने दोस्तों ने बताया था कि मैंने सी सेक्शन अप्लाई किया था। सी सेक्शन चैनल है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी वेंडर है कोई भी सी सेक्शन नहीं बनाता, तो मेरे वेंडर ने स्पेशली सी सेक्शन के लिए ऑर्डर दिया था, तो उसमें 4-5 दिन और लग गए। अगर आप नॉर्मल सी सेक्शन नहीं जा रहे और पाइप वाले में जा रहे हैं तो आपको वो इंस्टेंटली अगले दिन ही लगा देगा। लेकिन मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप सी सेक्शन के अंदर जाइए। तो 4-5 दिन में फिर क्या हुआ, उतने में क्या कर दिया उसने, जितने जो सोलर पैनल्स हो गए, जो पाइप्स हो गए, वायर हो गए, जितने जो पैनल्स के जो सामान होते हैं, ये इसने एक टेम्पो भर के मेरे घर के अंदर पहुंचा दिया। उनकी टीम आती है, टीम आपकी छत पे वो पैनल चढ़ा देती है। उसमें सब लाइटनिंग रोड वगैरह, वायर्स वगैरह, जितने भी सामान होता है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब दे देती है। और ये जैसे आज इसने रख दिया, 2-3 दिन के बाद मेरा स्ट्रक्चर भी आ गया, वो भी स्ट्रक्चर मेरे घर के अंदर रखवा दिया। फिर उसके बाद दोस्तों इनकी टीम आती है। इनकी टीम जैसे ही फ्री होती है, इनकी टीम कंटिन्यूस वर्क कर रही होती है, हर अलग अलग साइड पे वर्क कर रही होती है। जैसे ही उनकी साइड पे फ्री हो गए वो आपके घर पे आ जाएंगे और फिर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि वेंडर की टीम कितनी ज्यादा ट्रेंड है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी काम करेगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जो वेंडर था वो काफी उदयपुर का जो टॉप का वेंडर था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनमें से खाली उनके जो जैसे मल्टीपल वर्कर होते हैं, तो एक ही वर्कर था जिसने सी सेक्शन पे काम किया था। तो वो ध्यान रखिए, तो उस वजह से मेरा थोड़ा डिले हो गया कि वो जब तक फ्री हुआ तो वही आके काम करेगा। क्योंकि नॉर्मली तो जितने भी लगा देते हो पाइप वाले पे लगा देते हो, पाइप वाले पे तो इनकी मास्टरी होती है, लेकिन सी सेक्शन पे था वो कोई स्पेसिफिक लोग ही वर्क करते हैं। तो वो बंदा आया और फिर उसने पूरा सेटअप चालू कराया। छत पे आपके होल करता है, उसमें छत के अंदर केमिकल डालता है, उसके अंदर फास्टनर लगाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका वो इंस्टॉलेशन में होगा। आपको ये चीज जानना, आपको जब भी इंस्टॉलेशन हो रहा हो घर पे, आपको वहाँ पे खड़े रहना, आपको देखना काम अच्छे से हो। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब इंस्टॉलेशन हो रहा हो तब कोई भी बंदा, इनका वेंडर बंदा आपके सोलर पैनल के ऊपर नहीं चलना चाहिए। सोलर पैनल होता है काफी डेडिकेटेड होता है। अगर उसके ऊपर कई बार क्या होता है, वेंडर उसके ऊपर चलने लग जाता है, उसके ऊपर चलता है, उसके ऊपर तो माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ते बढ़ते वो आपके हॉटस्पॉट बनाते हैं और आपके पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो ये आपको स्ट्रिक्टली पहले वेंडर बोल देना कि आप इंस्टॉलेशन के वक्त कोई भी बंदा आपका सोलर पैनल के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो मेरी जो टीम आई, मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने सामान भेजा, उसके बाद 2 दिन बाद स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर के बाद फिर 2-3 दिन के बाद टीम भी आ गई और टीम ने फिर ड्रिलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी छत पे। तो नाप वगैरह सब कुछ लेते हैं। सबसे पहले जो आपके लेग्स है वो खड़े करते हैं, उसके बाद फिर आपके पर्लिंग्स होते हैं, राफ्टर होते हैं, वो खड़े करते हैं। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना। आपकी जो वेंडर की जो टीम आएगी ये पूरा ट्रेंड होगी। आपको बस ये चेक करना है कि उस काम को अच्छे से कुछ भी बाईपास नहीं करते हैं, जुगाड़ वाला काम नहीं करते। वो सब चीज बोले कि प्रॉपर करे। आपके जब छत के अंदर जो ड्रिल करेंगे तो उसमें वो ध्यान रखिए कि वो अच्छे से उसको क्लीन करें, उसके बाद ही उसमें केमिकल वगैरह डालें, ताकि क्या उसमें आपकी जो भी रेती वगैरह जो होती है उसको वहां से हट जाए।
ब्लोअर होता है, ब्लोअर से वो साफ करते थे। तो मेरी जो टीम थी काफ़ी प्रोफेशनल थी, उन्होंने जिसने भी इंस्टॉलेशन करा था तो उन्होंने पूरा पूरा आप देख सकते हैं इस वीडियो में खड्डा करा, हल्का सा हमने खड्डा कराया था ताकि हम बाद में पिलर बनाएंगे तो पिलर अच्छे से पकड़ ले। तो खड्डा करा हल्का सा, उसके बाद इसमें फोल्ड करे, फिर उसके अंदर केमिकल लगा के फिर फास्टनर अगर लगा दिए, वो केमिकल थोड़ी सी देर में सूख जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर उसके बाद लेग लगाया, लेग के बाद फिर पल्लिंग लगाया, पल्लिंग के बाद राफ्टर लगाने के बाद फिर दोस्तों ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आप स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, अब आपको क्या करना है, इस पर सोलर पैनल चढ़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोस्तों कोई भी सोलर पैनल चढ़ाते वक्त ना तो इस पर कोई डेंट वगैरह लगे और ना ही कोई इसके ऊपर चढ़ेगा। तो हमने धीरे एक के बाद एक करके सोलर पैनल चढ़ा दिए और उसको जे हुक की मदद से हमने उसको सबको टाइट कर दिया आपस में। अब यहाँ पे मेक श्योर करिए कि हर सोलर पैनल के बीच में अच्छा खासा गैप हो, एकदम पास पास चिपके नहीं। उससे क्या होगा कि जब सोलर पैनल गर्मियों में जब वर्क करेंगे तो हीट अप होगा, तो हीट होता है थोड़ा सा एक्सपांड होता है, तो वहाँ पे सोलर पैनल डैमेज होने का खतरा रहता है। और दूसरा ये कि दोस्तों जब तेज हवा चलती है तब इसके बीच में गैप होगा तो एयर प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी सोलर पैनल को पास पास चिपका के नहीं लगाया, बीच में हल्का सा गैप रखिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरा पूरा सोलर पैनल इसके ऊपर लगा दिया है, तो ये पूरा इस तरह से दिखता है हमारी। अब नेक्स्ट जो वर्क होता है वो है आपका इन्वर्टर लगाना, वायरिंग करना और अर्थिंग लगाना। तो आप देख सकते हैं अर्थिंग की एक अलग से टीम आई, वो नीचे गार्डन में हमारा खड्डा खोद रहे हैं, तो 3 अर्थिंग लगी है, एक एसी डीसी बॉक्स की अर्थिंग है, एक डीसी टीवी बॉक्स की अर्थिंग और स्ट्रक्चर की अर्थिंग है, और तीसरी जो अर्थिंग है वो लाइटनिंग अरेस्टर है उसकी अर्थिंग है। तो आप भी मेक श्योर करिए कि 3 अर्थिंग रोड यूज करें। कई बार क्या होता है कि 2 अर्थिंग रोड में निपटा देते हैं, एसी और डीसी की एक अर्थिंग कर देते हैं और जो लाइटिंग अरेस्टर की उसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि एसी और डीसी की दोनों की सेपरेट अर्थिंग हो, लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग बिल्कुल अलग ही हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थिंग का काम चल रहा है नीचे, और यहाँ पे जो हमारी टीम है ऊपर वो हमारा इन्वर्टर माउंट कर रही है, एसी डीबी बॉक्स और डीसी डीबी बॉक्स भी माउंट किया जा रहा है, वायरिंग पूरी प्रॉपर तरीके से कर रखी है, जो केबल हाइटिंग है, केबल मैनेजमेंट की ट्रे आती है, ट्रे लगाई जा रही है। और आप मेक श्योर एक चीज और करिए कि जो केबल्स है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की हो। जो सोलर पैनल से आपके इन्वर्टर की जो केबल आएगी वो डीसी केबल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है वो एसी केबल यूज कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है, आपको डीसी केबल यूज करनी है। और इन्वर्टर से सोलर पैनल की जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि डीसी कनेक्शन, डीसी करंट में क्या होता है जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना आपका करंट ड्रॉप होता है। तो आप मेक श्योर करें कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो। एसी केबल आप जितनी लंबी चाहे वो हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जहाँ पे सोलर पैनल माउंट कर रखा था वहीं पे अच्छी सी छाया वाली जगह देख के हमने अपना इन्वर्टर भी माउंट कर दिया। इन्वर्टर को हमने एक चीज ध्यान रखी कि डायरेक्ट रेन उस पर ना पड़े और डायरेक्ट सन की जो रेज होती है वो नहीं पड़ेगी। तो इस 2 चीज का आप ध्यान रखिए, ऐसी जगह माउंट करिए और सोलर पैनल से पास माउंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा पूरा माउंट हो गया। और एक चीज और जो स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि आप स्ट्रक्चर माउंट कर रहे हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा माउंट हो गया तो एक बार उसको हिला के देख लीजिए, अगर थोड़ा सा हिल रहा है या फिर आपकी घर की लोकेशन ऐसी जगह है कि जो हाइट पर है और आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो उससे क्या होता है तेज हवा के दौरान क्या होता है स्ट्रक्चर हिल सकता है। तो अब हमने जिस तरह से हमने सपोर्ट वेल्ड कर दिया ताकि क्या होगा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, हवा में बिल्कुल भी ना हिले। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है, किसके ऊपर है। अगर आपकी लोकेशन इतनी ज्यादा खुली भी नहीं है तो आपको इन सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपका जो मेन जो लेग्स की जो आपको ड्रिल करके लगाया हुआ है वही हो जाएगा। तो वहाँ इन्वर्टर भी लग गया, सब कुछ लग गया, और नीचे केबल हमको सीधा जब मीटर लग रहा है वहां तक केबल चलेगी हमारी पूरी डीसी केबल। और आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि अर्थिंग की केबल और जो आपकी एसी केबल जा रही है वो दोनों अलग अलग कंड्यूट पाइप में हो। कई बार क्या करते हैं लोग एक ही पाइप में लगा देते हैं पैसा बचाने चक्कर में। तो हमने आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल केबल्स जा रही है नीचे, एसी की केबल अलग कंड्यूट में जा रही है और जो आपकी अर्थिंग की केबल है वो अलग उसमें जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखिए, अर्थिंग को अलग करिए और जो एसी वाली केबल है उसको अलग रखिए, क्योंकि क्या होता है एसी वाली कंटिन्यूस गर्म होती है तो उस वजह से आप नहीं चाहते कि आपकी दूसरी केबल भी उस पर अफेक्ट हो। हमारे इस केस में जितनी भी केबल्स वगैरह थी वो सब की सब पॉलीकेप के जो कंड्यूट पाइप थे वो पॉलीकेप के ही वायर्स थे। तो पॉलीकेप से अच्छी कंपनी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। केबल्स आपकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जो पाइप्स होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी उसमें क्या होगा क्रैक होने लग जाएगा। एक चीज दोस्तों, एक और चीज ध्यान रखिए, डीसी की जो भी केबल आ रही है, जो आपके सोलर पैनल से आ रही है, वो प्रॉपर आपके जिप टाइप से या फिर किसी पाइप के थ्रू आपको टाइट होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि वो केबल्स लटक रही हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होती। प्रॉपर तरीके से आपका स्ट्रक्चर के थ्रू उस पर आनी चाहिए केबल्स। तो आप कोशिश करिए कि इन केबल्स को क्या हो कि आप इसको किसी पाइप में के थ्रू लेके आइए। कई बार क्या होता है कि सिंपल सी जिप टाई लगा के और स्ट्रक्चर पे ही केबल्स बांध देते हैं। उसमें ये क्या खतरा होता है, जब भी कोई बंदर वगैरह ऐसी कोई गिलहरी वगैरह आएगी तो वो उस केबल्स को काट सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप टोटल पाइप यूज करिए, कंड्यूट पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं उस पाइप के थ्रू ही आप डीसी केबल जो अपनी सोलर पैनल से आ रही है उसमें लेके आए, ताकि क्या कहीं पे भी कोई भी केबल कट होने का कोई भी खतरा नहीं रहे। और एक बार दोस्तों सब कुछ अगर हो गया, आपका कनेक्ट हो गया, केबल्स लगी, इन्वर्टर लग गया, पैनल लग गया, सब कुछ लग गया, तो एक बार आप डबल चेक करा लीजिए कि आपके जितना जो भी सोलर पैनल्स लगे हैं वो प्रॉपरली माउंट हो गए कि नहीं हो गए, कहीं हिलना नहीं चाहिए। हमारी टीम को बोल दिया था कि एक बार आप सारे जे हुक से, जो हमारे जे हुक्स पे लगे हुए थे, तो जे हुक्स को एक बार आप टोटल सबके बोल्ट वगैरह एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई ढीला है तो उसको टाइट कर दीजिए। डिपेंड करता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, कहीं पे मिड क्लैम्प भी यूज करते हैं, कहीं पे एंड क्लैम्प यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। यूजुअली जो सी चैनल होगा उसमें जे हुक्स ही काम आता है। तो सोलर का जो सिस्टम होता है उसमें 2 मीटर लगते हैं। एक तो होता है सोलर मीटर, जिसमें आपकी सोलर रीडिंग बताता है कितनी सोलर आप पैनल आप में जनरेट करी है, और इसी के थ्रू आप आपकी जो डेली रीडिंग्स है वो चेक कर सकते हो। और दूसरा होता है जो आपका नेट मीटर। तो नेट मीटर ये क्या होता है, आपका जो यूजुअली जो मीटर, अगर आपको पुराना मीटर लग रहा है तो उसकी जगह क्या होगा, आपका नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर क्या करता है, कितनी आपने इंपोर्ट करी ग्रिड से और कितनी आपने एक्सपोर्ट करी, ये सब की सब आपको उसमें नेट मीटर काउंट करेगा। सोलर मीटर में ये फैसिलिटी नहीं होती। सोलर मीटर में आपकी खाली सोलर रीडिंग होगी, आपके जो घर की इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग है वो सोलर मीटर में नहीं आएगी, वो आपकी नेट मीटर में आएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक खेल आता है, और जिसने मुझको सबसे ज्यादा परेशान किया, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा जो प्लान स्टार्ट होने में जो टाइम लगा है, वो है दोस्तों स्मार्ट मीटर। अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग गया है या फिर लगने वाला है, तो दोस्तों उसको कोशिश करिए स्मार्ट मीटर जल्दी से जल्द लग जाए या फिर पहले ही लगा दे। क्योंकि हुआ ये था कि जब मेरा स्ट्रक्चर लग रहा था उसी दिन आके इन्होंने एवीएनएल वालों ने आके स्मार्ट मीटर लगाया। तो स्मार्ट मीटर में दोस्तों एक फीचर होता है कि इसमें आपको अलग से नेट मीटर की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट मीटर के अंदर ही नेट मीटर की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लेकिन एक यहाँ पे कैच होता है कि ये बाय डिफॉल्ट नेट मीटर में कन्वर्टेड नहीं होता। यानी बाय डिफॉल्ट जब इसको ये आपका स्मार्ट मीटर लगता है तो ये आपकी एक ही टाइप की रीडिंग बताता है, वो है कि इंपोर्ट आपकी। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको आरएससीबी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि हमारा जो स्मार्ट मीटर है वो उसको नेट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर आप पीएम सूर्यघर योजना से कर रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन आप मेक श्योर करिए कि स्मार्ट मीटर आपका नेट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। मेरे केस में क्या हुआ कि ये स्मार्ट मीटर उसी दिन लगा, फिर 10 से 12 दिन इन्होंने क्या हो गया कि स्मार्ट मीटर ऑनलाइन करने में ले लिया। क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगता है जब तब आप क्या होता है, जो भी टीम आती है वो पुराना मीटर खोल के ले जाती है। तो उस टीम ने क्या करा, पुराना मीटर को आरएससीबी ऑफिस में सबमिट ही नहीं करा। तो उस वजह से वहाँ पे वो मना कर दिया कि आप उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, पूरी फाइल रिजेक्ट कर दी कि आपका पुराना मीटर आया नहीं है। वेंडर को आप कंप्लेन करिए और वापस आप प्लीज सबमिट कराइए। तो फिर क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर काम है ये एक्सटर्नल कंपनी कर रही है, ना तो वेंडर कर रहा है ना तो आपका आरएससीबी ऑफिस कर रही है, एक एक्सटर्नल जीनियस कंपनी वो कर रही है। और उन्होंने बहुत टाइम ले लिया वहाँ पे सबमिट करने में। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ पे सबमिट करा, फिर से सबमिट हुई। फिर नेक्स्ट काम होता है कि स्मार्ट मीटर को नेट मीटर कन्वर्ट करने के लिए। अब वो नेट मीटर कन्वर्ट करने के लिए वो टाइम पे टाइम लिए जा रहे थे, कम से कम 10 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने ले लिए। हमने खूब कोशिश करी, हमको फिर एक कहीं से कॉन्टेक्ट मिल गया जीनस का, उनको बोला, वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। मैंने जीनस को मेल करी, बार बार आरएससीबी ऑफिस जाके वापस मेल चल रही कि आप इसको कन्वर्ट करिए। तकरीबन 10 दिन उन्होंने ले लिया। एंड 10 दिन तो स्मार्ट मीटर ऑनलाइन होने में हो गए और 10 दिन आपके स्मार्ट मीटर को नेट मीटर कन्वर्ट होने में, यानी 20 दिन मेरा एक खा गया। पूरा सोलर पैनल लग चुका है। हमको खाली क्या करना है कि आप जो एमसीबी होती है उसको ऑफ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोलर स्मार्ट मीटर है वो अभी तक नेट मीटर नहीं हुआ। अगर हम पहले से अप कर देते तो सोलर की जो भी यूनिट जनरेट हुई वो आपके खाते में चढ़ जाएगी इंपोर्ट में, क्योंकि स्मार्ट मीटर के अंदर फैसिलिटी है नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, बिल का आपकी जो बिल है रीडिंग है वो बढ़ जाएगी और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए, जब तक स्मार्ट मीटर में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ नहीं जाता तब तक आप इसको जो आपकी एमसीबी ट्रिप वो ऑफ ही होनी चाहिए, यानी सोलर पैनल आपका लाइट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मीटर में बहुत हमने कोशिश करी, तकरीबन 10 दिन के बाद
ऑटोमेटिकली फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू ही इसको स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा नहीं रहा था, और अब देखिए आप IMP मतलब इंपोर्ट होता है और EXP मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो ये डिफरेंट स्मार्ट मीटर में अलग अलग होता है। तो आप हमारे यहाँ पे राजस्थान में जीनस के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो उसमें आपकी जो रीडिंग है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा रहा है। मैंने दोनों वीडियो एक साइड बाय साइड लगा दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बता रहा था और एक में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता रहा है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि स्मार्ट मीटर हमेशा नेट मीटर कन्वर्ट होने के बाद ही आप उसको ऑन करिए। MCB ऑन करने के बाद हमारा सोलर सिस्टम है वो लाइव हो गया। अब यहाँ पे भी काम खत्म नहीं होता, यूनिट जनरेट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अब आपको मेक श्योर करना है जो पहला बिल है वो आपका सोलर मीटर के साथ बिल आया। हमारा केस में अभी क्या हुआ था कि हमने MCB अप कर दी और यूनिट जनरेट होने लगी। हमने 25 तारीख को हमारा जो स्मार्ट मीटर और नेट मीटर कॉन्फ़िगर हुआ था, 25 को हमने ऑन कर दिया, सिस्टम को लाइव कर दिया। और तकरीबन फिर उसके बाद 4-5 तारीख को होली आ गई, तो कोई भी मीटर रीडिंग लेने वाला आया नहीं। वो मीटर रीडिंग वाला आया 10 तारीख के आसपास। तो वो मीटर रीडिंग आया था, उसमें उनके सिस्टम में क्या हुआ था कि जो पूरा जो सोलर सिस्टम था वो उनके लाइव नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सिंपल जो आपकी जो मीटर की रीडिंग है वो ही चढ़ा दी और बिल जनरेट कर दिया। 1700 रुपए का बिल आ गया। तो फिर हमने RSCB में फोन किया कि क्या दिक्कत हुई भैया। हमने वेंडर को भी बोला, तो पता पड़ा जो सोलर मीटर है उसकी डिटेल्स है वो अभी तक सबमिट नहीं हुई थी RSCB में। तो यहाँ पे एक और हर्डल लग गया। तो ये वापस सबमिट हुई, सोलर मीटर आपका सबमिट हुआ, वेंडर आपकी सारी रीडिंग्स नोट करके वापस ले गया, फिर RSCB ऑफिस गया, वहां पे जाके फिर उन्होंने क्या करा, इस मीटर को आप जो बिल जनरेट हो गया उस बिल को चेंज कराया। तो इसमें वापस में 10 दिन निकल गया। ये पूरा क्योंकि कभी जेइन चल रहा था, कभी RSCB ऑफिस चल रहा था, कभी वेंडर का जो आदमी है वो पहुंचता। तो इस चक्कर में पूरा क्या होता है कि कोई ना कोई मिलता हो, कहीं डिले पे डिले होता जा रहा था। यानी तकरीबन आप मान के चलिए 10 तारीख को बिल जनरेट हुआ और मेरा जो बिल करेक्शन है वो 23 तारीख को वापस, तो 23 तारीख को लास्ट डेट थी। तो 23 तारीख को जाके बिल करेक्शन हुआ और जो मेरा 1700 था वो चेंज होके नेगेटिव 690 के आसपास हुआ। जब तक आपका सोलर बिल जनरेट नहीं हो जाए तब तक आपका वेंडर का पैसा थोड़ा सा रोक के रखिए, 5-10 हजार रुपये रोक के रखिए, ताकि आप वेंडर भी आपको वो भागा दौड़ी वो करता रहेगा। हमने तो क्या पेमेंट पहले ही कर दिया था और फिर बिल जो हुआ बाद में जनरेट हुआ, तो फिर वेंडर आपको क्या फिर आपको इतना प्रेफरेंस नहीं देगा कि उसको वेंडर को पूरा पैसा मिल चुका। तो हमेशा ध्यान रखिए, पैसा रोक लीजिए 5 से 10 हजार रुपए, जब तक आपका पहला सोलर बिल जनरेट नहीं हो जाए। पहला सोलर बिल जनरेट हो गया उसके बाद तो फिर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको पूरा पेमेंट कर दीजिए और जो भी रेटिंग वगैरह है वो PM सूर्य घर पे रेटिंग दे दीजिए। तो आपकी जो भी सब्सिडी की रिक्वेस्ट वगैरह है वो सब वेंडर ही करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे केस में क्या हुआ, 25 तारीख को सब्सिडी के लिए अप्लाई किया गया, 25 तारीख को लाइव हो गया था। तो हमने उनको बोल दिया था कि आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो हमारे वेंडर ने 25 तारीख को सब्सिडी अप्लाई कर दी और तकरीबन 4 तारीख या 5-6 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में सेंटर की तरफ से सब्सिडी आ गई। तो जो सेंटर की सब्सिडी है उसको आने में बहुत फटाफट आ जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्टेट की सब्सिडी अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 25 मार्च को, तो अभी तक तो हमारी स्टेट की सब्सिडी आई नहीं है। तो स्टेट की सब्सिडी तकरीबन 2-3 महीने और लग जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेंडर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि स्टेट की सब्सिडी में टाइम लगता है, सेंटर की फटाफट आ जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि ये पूरा जो सब्सिडी खेल है वो इस तरह से है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, सोलर पैनल का जो जनरेशन था, पूरा जो सिस्टम था, पूरा सेटअप था, वो पूरा इस वीडियो में मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों ये पूरा जनरेशन कितनी यूनिट जनरेट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इसका रिव्यू भी मैं आपको 2-3 महीने बाद एक और वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा। तो मैंने अभी तक मार्च में जो आपको बताया है, जब तक मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, तो अब तक हाईएस्ट जो मेरी जो यूनिट जनरेट हुई है वो 35.8 जनरेट हुई है। और लोवेस्ट जो जनरेट हुई थी जिस दिन बारिश वगैरह यहाँ पे हो रही थी उस दिन हुई थी 18 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो परफॉर्मेंस है सोलर पैनल का वो बेहतरीन काम कर रहा है। अडानी के पैनल्स बहुत अच्छा जनरेशन कर रहे हैं और जो ग्लो वाट का इन्वर्टर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है और पूरी जो एनर्जी को चूस के जो कन्वर्ट कर रहा है, वो सबसे बेहतरीन सबसे मेन काम जो होता है वो इन्वर्टर का होता है। इन्वर्टर इसलिए मैं आपको बोलता था कि अच्छी कंपनी के लेना जरूरी है। आप देख सकते हैं 35.7 आपका जनरेट हुआ, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखा, टोटल 30+ चल रहा है। अब कंटिन्यूस आप इसमें ऐप के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आज की तारीख में सोलर पैनल जरूरी है और जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक ये वेस्ट एशिया का वार क्राइसिस भी हो गया था, तो LPG कनेक्शन के इश्यूज भी आने लग गए थे। हमने फिर
मुझे मालूम था कि ये होगा, तो मैंने पहले से इंडक्शन को ऑर्डर कर दिया था। इंडक्शन भी आ गया। अब हम बिना कोई टेंशन के इंडक्शन पे खाना बनाते हैं। तकरीबन 90% हमारा खाना अभी इंडक्शन भी बन रहा है। कहीं 10% जो रोटी वगैरह जो होता है या फ्राई आइटम कुछ करना होता है वो हम गैस पे कर रहे हैं। तो आपकी बहुत ज़रूरी है दोस्तों आज की तारीख में सोलर पैनल होना। और क्या पता कि ये वार कब तक चले और हमें क्या मालूम पेट्रोल डीजल की भी दिक्कत आने लग जाए, तो तब हमको ईवी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों सोलर पैनल होना चाहिए। मैंने आपको पूरा बता दिया कैसा सेटअप रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो भी सोलर पैनल लगा रहा है उसके साथ ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लगाने से पहले जो भी प्रिकॉशन होते हैं सोलर पैनल लगाने में वो ले सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।